हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सेकंड ग्रेड के लिए जिसका कि हम लोग पार्ट 2 जिसमें कि सिटीज़नशिप थी, नागरिकता, जिसमें कि हम लोग नागरिकता और हमारे मौलिक अधिकार और हमारे राष्ट्र के कर्तव्य और हमारे मौलिक कर्तव्य, ये चारों के चारों मतलब DPSP ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा है पार्ट 5 जो कि है हमारा राष्ट्रपति, जो कि हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो हमारा होता है पार्ट नंबर 5 में, और इसके आर्टिकल शुरू होते हैं आर्टिकल नंबर 52 से। 52 में सिंपली दिया हुआ है कि हमारे राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि हमारे देश का प्रधान होगा, जो कि हमारे क्या होगा, मतलब कि जो पहला व्यक्ति होगा हमारे देश का। ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होंगी। राष्ट्रपति की शक्तियाँ सारी की सारी कार्यपालिका में नियोजित होंगी, मतलब कार्यपालिका का कोई भी काम राष्ट्रपति की बिना मजबूरी के नहीं होना होगा। 54 में है कि ठीक है, तो भाई अब इसको इलेक्ट कौन करेगा। अब इसको इलेक्ट करने के लिए हमने निर्वाचन मंडल बना दिया, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के किसके, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा के कौन, वो निर्वाचित लोग मतलब इलेक्टेड लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। नॉमिनेटेड जो लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, और ना ही विधान परिषद के लोग इसमें शामिल होंगे। अब आर्टिकल नंबर 55 में है इसकी वोट की पद्धति कैसी होगी। और वोट की पद्धति होती है हमारी सीक्रेट वोटिंग सिस्टम होता है, मतलब कि हम गुप्त मतदान होता है, किसी को पता नहीं चलता है कि हमने किसको वोट डाली है। तो इसलिए इसमें क्या चीज़ भी लागू नहीं होगी, तो इसलिए इसमें दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी क्या होती है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। कैसे होता है कि हमारे विधानसभा के जो लोग हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान की विधानसभा के एक व्यक्ति के मत का मूल्य है 129। तो वो कैसे निकला है मत का मूल्य ऐसे निकला है कि जो टोटल पॉपुलेशन है जो हमारे राजस्थान की +1 अपॉन कि जितने हमारे विधायक हैं, तो इस हिसाब से। और ये जो पॉपुलेशन है वो 1971 की नापी जाती है। क्यों नापी जाती है 1971 की, क्योंकि उसके बाद से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया में बहुत कमी आई है, तो इसलिए 1971 की नापी जाती है। ओके। अब हमने दो चीज़ें बात कर ली, एक तो अनुपातिक कैसे होता है, फिर उसके बाद हमारी सीक्रेट कैसे होता है। ठीक है। और अब हमारी तीसरा जो है वो है कि हमारे क्या होना चाहिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। और हमारे कितना होना चाहिए, 50%। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो 50 जितनी टोटल वोट है उनकी 50% प्लस एक वोट उनकी होनी चाहिए। और हमारे संसद के पास कितने संसद के जो MP हैं जो हमारे, उनकी एक वोट का मत है 700। ठीक है। और जो हमारे राजस्थान के हैं उनका वोट का मत है 129। ये चीज़ याद रखनी है। ओके। अब हमें क्या होना चाहिए, अगर किसी को भी राष्ट्रपति बनना है तो उसको 50 अनुमोदक होने चाहिए, मतलब 50 लोग होने चाहिए जो कि उसके लिए वोट करे कि हाँ भाई साहब चलो आप राष्ट्रपति बन जाओ। और अगर किसी को भी क्या नहीं मिलते, अगर किसी को भी 1/6 वोट ना मिले, वोट का 1/6वां हिस्सा ना मिले, तो जो उसने जमा करवाए हैं, कितने 15,000 जो उसने जमा करवाए हैं, वो राशि जब्त कर ली जाती है। मतलब कितने वोट होने चाहिए, 1/6 वोट होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, और 15,000 जो है वो राशि जमा होती है, और 50 + 1 वोट होने चाहिए उसको जीतने के लिए। समझ में आया। ओके। और जो गुप्त मतदान में जो कार्ड होते हैं वो हमारे संसद वाले लोगों के क्या होते हैं, संसद वाले लोगों के कार्ड होते हैं हमारे ग्रीन कलर के, और जो हमारे मतलब जो सांसद हैं उनके ग्रीन कलर के होते हैं, और जो हमारे विधायक हैं उनके होते हैं हमारे कार्ड पिंक कलर के। ओके। ग्रीन कलर के कार्ड किसके होते हैं, हमारे विधायकों के होते हैं, और जो हमारे सांसद हैं उनके कार्ड कौन से कलर के होते हैं, सांसदों के ग्रीन कलर के होते हैं, और विधायकों के कौन से कलर के होते हैं, पिंक कलर। अब हमारा आता है आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 में ये है कि राष्ट्रपति की कार्य अवधि और पदावधि कितनी होती है। राष्ट्रपति 5 साल तक राष्ट्रपति रहता है, और वो क्या हो सकता है, बस यही है कि उसकी 5 साल तक। और वो त्यागपत्र अपना किसको देगा, त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देगा। और ये जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो किसको इन्फॉर्म करेंगे, त्यागपत्र लेके वो लोकसभा के अध्यक्ष को इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ भाई साहब इसका जो है वो त्यागपत्र आ चुका है। और ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 61 है, आर्टिकल नंबर 61 में है हमारा महाभियोग। और महाभियोग की सबसे पहले बात कौन से आर्टिकल में हुई है, वो हुई है 56 आर्टिकल में, क्योंकि इसमें कार्य अवधि की बात की गई है। ओके। चलो
और अभी तक हम लोग चलो रिवाइज करते हैं। 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में उस राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी, 54 में क्या होगा, 54 में उसका निर्वाचन मंडल होगा, 55 में ये होगा कि वो मतलब कैसे निर्वाचन उसकी पद्धति होगी, 56 में उसका कार्यकाल और या फिर उसकी पदावधि होगी। फिर आता है हमारा 57 में आता है कि हमारा पुनर्निर्वाचन। 57 में आ जाएगा हमारा पुनर्निर्वाचन, मतलब कि कार्यकाल तो इतना हो जाएगा ठीक है, लेकिन क्या हम लोग पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति जी पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। फिर 58 में है उनकी योग्यताएं। उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उनकी उम्र 35 साल की होनी चाहिए और उनको लोकसभा में मतलब कि लोकसभा के सदस्य का उनको वो होना चाहिए, मतलब कि लोकसभा के सदस्य बनने की उनकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। 58 में हो गया उनकी योग्यता। 59 में हो जाएगा उनकी सेवा के लिए शर्तें। उनकी सेवा के लिए शर्तें ये हैं कि अगर वो इसकी बन चुके हैं, राष्ट्रपति बनेंगे, तो फिर उनको किसी भी मतलब विधायिका या फिर किस संसद का क्या नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए, उनको कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, ओके। फिर 60 में है इनकी शपथ कौन दिलवाता है? शपथ CJI दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। और 61 में हमने पहले ही पढ़ लिया, महाभियोग होता है, ठीक है। अब महाभियोग की क्या प्रोसेस होती है? महाभियोग की प्रोसेस सिंपल होती है कि सबसे पहले तो ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में से भी पारित हो सकता है, ठीक है। और जिसमें से पारित होगा उसके 2/3 जो लोग हैं वो इससे क्या होने चाहिए? एग्री होने चाहिए। फिर उसके बाद ये पारित हो जाएगा, फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भी 2/3 होने चाहिए, और फिर उसके बाद इनका संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। मतलब कि संयुक्त अधिवेशन क्या होगा? इनका नहीं होगा। अगर ये दोनों जगह से पारित हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राष्ट्रपति जी जो हैं वो हट जाएंगे। अब हमारा आता है आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 में होता है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति हट चुका है तो उसका पुनर्निर्वाचन मतलब कितने देर में होगा, मतलब तो फिर इसका ये है कि अगर राष्ट्रपति हट चुका है तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर वो अचानक से हट गया है तो फिर हमारा 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो चुनाव हो जाने चाहिए, और अगर वो पहले से उसकी जो सीमा ख़त्म होने वाली थी उस टाइम पे ही हटा है तो फिर हमें पहले ही चुनाव करवा लेने चाहिए, समय ख़त्म होने से पहले। तो चलो ये हो गया है हमारा राष्ट्रपति। इतना इजी था। चलो 10 आर्टिकल हैं। 52 में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में क्या हो जाएगा? 52 में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में उस राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। 54 में निर्वाचन मंडल, 55 में निर्वाचन पद्धति, 56 में उसकी कार्यकाल, 57 में उसका पुनर्निर्वाचन, 58 में उसका क्या हो जाएगा? योग्यता, और 59 में उसकी शर्तें, 60 में उसका क्या हो जाएगा? शपथ, 61 में उसका क्या हो जाएगा? महाभियोग, और 62 में हो जाएगा उसका पुनर्निर्वाचन। अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 63, और आर्टिकल नंबर 63 से ही हमारा शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है? आर्टिकल नंबर 63 से हमारा शुरू हो जाता है हमारे उपराष्ट्रपति। 63 में बताया गया है कि हमारे एक उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। और अब 64 में बताया गया है कि उस उपराष्ट्रपति का काम क्या होगा, और उस 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। मतलब कि उपराष्ट्रपति का कुछ काम नहीं है, और उपराष्ट्रपति को पैसे किस चीज़ के लिए मिलते हैं कि वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, इसलिए, ठीक है। फिर 65 में ये है, देखो 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में एक उपराष्ट्रपति की क्या हो जाएगा? काम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सभा के पदेन सभापति अध्यक्ष हो जाएंगे, सभापति हो जाएंगे, और उसका सदस्य नहीं होंगे, राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे, फिर सभापति हो जाएंगे। 65 में है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में, कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके कार्य को कौन करेगा? हमारे उपराष्ट्रपति जी करेंगे। तो बेसिक सी बात है। 66 में उनके पूरी चीज़, मतलब जो कुछ भी आपको राष्ट्रपति के बारे में जानना है वो सब कुछ, 60 उपराष्ट्रपति के बारे में जानना है वो सब कुछ 66 में बताएगा। चलो हम लोग एक एक करके देखा। सबसे पहले तो उनकी चुनाव पद्धति। इनका भी चुनाव क्या होता है? गुप्त होता है, और इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और प्रोपोर्शनल उससे होता है। और इनका चुनाव कैसे होता है? कौन कौन शामिल होता है उनके चुनाव में? शामिल होता है राज्यसभा और लोकसभा के सारे लोग शामिल होते हैं, नॉमिनेटेड हों या फिर वो इलेक्टेड हों, सारे लोग इनके चुनाव में शामिल होते हैं। देखो 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में
63 में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में क्या होगा, वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। 65 में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वो उसका लाइक उसके एब्सेंस में काम करेगा। 66 में सब कुछ है। सबसे पहले इनके चुनाव के बारे में है। चुनाव के बारे में क्या है कि इनका चुनाव भी सेम उसी पद्धति से होगा, लेकिन इनके चुनाव में कौन, राज्यसभा और लोकसभा के क्या होंगे, सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है। जबकि हमारे उसमें कौन थे, राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और विधानसभा के भी। इसमें विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। और इनके अनुमोदक कौन होंगे, इनके प्रस्तावक और अनुमोदक 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक इनके होने चाहिए। और इनका क्या होना चाहिए, इनका भी कोटा क्या है, 50% प्लस 1 का कोटा है। और इनके भी ये भी 15,000 रुपये जमा करवाएंगे। और अगर नहीं हुए 1/6 वोट नहीं मिले तो 15,000 रुपये जमा करवा लिए जाएंगे। इनकी भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी चीज़ जो है वो इसमें बताई गई है। और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, नागरिक होने चाहिए। हाँ, इनकी मेजर योग्यता क्या है कि हमारे राष्ट्रपति की योग्यता क्या थी, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, राज्यसभा के सदस्य बनने की। ओके, 66 हो गया। अब हम लोग करते हैं 67 में है इनका कार्यकाल में हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल इनका भी 5 साल ही होता है, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अगर ये राज्यसभा के सदस्य होते तो इनका कार्यकाल 6 साल होता, लेकिन क्योंकि ये सदस्य नहीं है तो इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। और ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। और इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो बस राज्यसभा में ही लाइक प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में इनको हटाने के लिए नहीं बोला जा सकता, ठीक है। और अगर लोकसभा में भेजा जाता है राज्यसभा से, और अगर लोकसभा से साधारण मत से भी अगर पूरा हो जाता है तो फिर भी इसको मान लिया जाता है। ओके, देखो 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में उसकी शक्तियाँ होंगी, कौन शक्तियाँ होंगी कि वो राज्यसभा का वो होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। 65 में क्या हो जाएगा, 65 में राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके बजाय काम करेगा। 66 में उसकी बहुत सारी लाइक योग्यता भी इसमें आ जाती है, निर्वाचन मंडल भी आ जाता है। 67 में उसका कार्यकाल आ जाता है, वो त्यागपत्र किसको देगा। फिर 68 में हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है कि नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव मतलब ऐसे टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कभी भी आप लोग जो हो वो करवा सकते हो। फिर 69 में है शपथ कौन दिलवाएगा, हमारे राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलवाएंगे। 70 में क्या है, 70 में है कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाता है तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी वो करेंगे। देखो 65 और 70 में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 65 में ये कि अगर भाई साहब आज हमारे जो हैं राष्ट्रपति जी एब्सेंट हैं तो फिर साइन कौन करेगा, तो हमारे उपराष्ट्रपति जी साइन कर देंगे। ओके, और अगर 70 में क्या हो गया कि अगर वो मर गए हैं तो पता जैसे ये है कि हाँ मतलब एक दिन के लिए, ठीक है, आज के लिए, अभी के लिए, है ना, कि आज के लिए मैं ही बता देता हूँ कि क्या करना है। और 70 में ये है कि अगर वो मर गए तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब अचानक रिक्त हो गया, या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया या महाभियोग से हटा दिया, फिर वो उनकी मृत्यु हो गई है, तो फिर ये 70 में कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। फिर 71 में क्या आता है, 71 में ये आता है कि जो इनके जो चुनाव से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बस सुप्रीम कोर्ट में ही देखी जाएंगी। और 72 में आती है हमारी 72 में आती है हमारी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति की कितनी क्षमादान शक्ति होती है, 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो है वो है हमारी क्षमा, कि पूरी तरीके से क्षमा कर देना। दूसरी है हमारा लघुकरण मतलब पद्धति बदल देना, कि हमारी ये वाली पद्धति थी, चलो ठीक है ये वाली सज़ा नहीं ये वाली ले लो। तीसरी है हमारा परिहार में होता है कि उनकी अवधि बदल देना, कि चलो इसकी 10 साल की सज़ा थी, चलो 5 साल की कर देते हैं। और 2 में मतलब कि लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में होता है कि अच्छा इसकी फांसी की सज़ा थी तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको क्या कर दो, अब इसको उम्र कैद कर दो, ये होता है लघुकरण, ठीक है। फिर चौथी हमारी हो जाती है विराम कैसे, स्पेशल चीज़ों में, जैसे कि अगर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्पेशल चीज़, किसी को कोई बीमारी हो तो उसमें जो है वो लाइक विराम लगा देना कि हाँ चलो अभी रुक जाओ, तो फिर तब ये चीज़ हो जाएगी, तब हम लोग देख लेंगे। इसमें अवधि और प्रकृति दोनों बदल जाती है। और 5वें नंबर पे होता है हमारा प्रविलंब। क्या होता है 5वें नंबर पे, प्रविलंब मतलब कि अभी उसको रोक के रखो, बाद में हम कभी भी दे सकते हैं, अभी रुक जाओ, ठीक है।
72 में क्या बताई गई है, उसकी समाधान शक्तियाँ। 71 में क्या बताया गया है कि इन दोनों के मामले जो है कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। फिर उसके बाद 70 में क्या बताया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी अचानक से चले गए तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति जी आ जाएंगे। 69 में इनकी शपथ बताई गई है। 69 में शपथ हो गई। 68 में क्या बताया गया है, 68 में हमारे बताया गया है क्या कि इनका पुनर्निर्वाचन कितने दिनों में होगा। 67 में क्या बताया गया है, 66 और 67 में सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो इनका बताया गया है। 65 में राष्ट्रपति की जगह काम कर लेंगे कभी कभी। 64 में क्या बताया गया है, 64 में हमारे क्या बताया गया है, बोलो बोलो बोलो, कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। 63 में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति होगा। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ख़त्म हो गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति की कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आगे भी आएंगे, लेकिन चलो ठीक है, वो संसद में इंक्लूड कर देंगे। ओके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों हो गए हैं हमारे 15 मिनट्स में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। 52 में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, हमारे कार्यपालिका का क्या हो जाएगा, कार्यपालिका राष्ट्रपति के अंडर काम करेगी। 54 में उसका निर्वाचन मंडल होगा। 55 में उसकी निर्वाचन पद्धति होगी। 56 में उसका क्या हो जाएगा, 56 में उसका कार्यकाल हो जाएगा। 57 में क्या हो जाएगा, 57 में उसका पुनर्निर्वाचन हो जाएगा। 58 में उसका क्या हो जाएगा, 58 में क्या हो जाएगा उसका, अभी तो याद किया था। 58 में, हाँ 58 में उसकी योग्यताएं हो जाएंगी। 59 में उसकी शर्तें हो जाएंगी। फिर 60 में क्या हो जाएगा, 60 में उसकी शपथ हो जाएगी। 61 में क्या हो जाएगा, महाभियोग हो जाएगा। 62 में क्या हो जाएगा, उसका पुनर्निर्वाचन कैसे होगा। फिर 63 में क्या हो जाएगा, 63 में हमारे उपराष्ट्रपति जी आ जाएंगे। 64 में उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। 65 में क्या हो जाएगा, 65 में हमारे वो राष्ट्रपति की जगह काम कर सकते हैं। 66 में क्या हो जाएगा, हमारे इसकी सारी की सारी योग्यताएँ, इसकी योग्यता हो जाएँ या फिर इसके जो भी निर्वाचन पद्धति वगैरह सब कुछ इसमें। 67 में इसके कार्यकाल, त्यागपत्र वगैरह हैं। फिर 68 में क्या है, 68 में है इसका पुनर्निर्वाचन। 69 में क्या है, 69 में इसका शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएगा। फिर 70 में क्या है, 70 में है हमारा क्या की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। 71 में क्या है, 71 में है कि इन दो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर झगड़ा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और 72 में क्या हो जाएगा, 72 में हमारा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति को 5 प्रकार की एक क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें कि 72 में दी गई हैं, जिसमें कि पहला हो जाता है हमारा, सबसे पहले हम लोग क्षमादान कर देते हैं, पूरी की पूरी क्षमादान हो जाती है। फिर लघुकरण हो जाती है, पद्धति में बदलाव हो जाता है। फिर परिहार हो जाता है, प्रकृति में अवधि में बदलाव हो जाता है। फिर उसके बाद विराम हो जाता है, जो प्रकृति और अवधि दोनों में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हो जाता है हमारा प्रविलंब जो है वो हमारा लास्ट है, कि मतलब कि रोक के रखना, ठीक है, हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं संसद वाले पार्ट पे। 73 में है हमारा बेसिकली संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, कि संघ में जो है वो कार्यपालिका शक्तियों में कौन कौन होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, एक तो हमारे किसमें, मंत्रिमंडल में, और एक हमारे किसमें, प्रधानमंत्री में, ठीक है। अब हमारे 74 में हमारे बताया गया है कि राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिमंडल होगा, और जो मंत्रिमंडल का जो प्रधान होगा उसको प्रधानमंत्री बोला जाएगा। ओके। और ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये बताया गया है कि राष्ट्रपति एमपी की सलाह एक बार लौटा सकता है, और अगर मतलब कि उसकी सलाह के लिए दिया गया है, एमपी की सलाह एक बार लौटा सकता है, अगर वो फिर से भेजता है तो उसको लौटाया नहीं जाएगा। किसमें, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ओके, 74 में 75 में क्या है, 75 में है पूरा का पूरा हमारा बहुत कुछ। देखो 75 में है राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री के कहने पर, ये क्या है 75 के ए में है, ये प्रधानमंत्री के कहने पर किसकी नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब ये जो ए का भी मतलब कि 75(1) का जो ए है, ये तो 75(1) हो गया। 75(1) का जो ए है उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। और ये कौन सा है, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें कि ये कहा गया है कि 15% लोकसभा के टोटल लोकसभा के लोगों के 15% से ज़्यादा जो हैं वो हमारे किस में नहीं हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं।
क्या है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में बताया गया है कि लोकसभा के 15% से ज़्यादा लोग मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं। ओके, फिर आता है हमारा 75 1B। अब ये 1B किसके बारे में? दल बदल के बारे में है, दल बदल कानून के बारे में है। और ये जो दल बदल कानून है ये कौन सा है? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। ओके, चलो फिर से करते हैं। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ, फिर उसके बाद 74 में एक राष्ट्रपति की हेल्प के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। 75 के ए में क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री के कहने पे किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की कहने पे किसकी नियुक्ति करेगा? बाकी मंत्रियों की। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति के लिए दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है हमारे 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वो कौन सी है? उसके हिसाब से ये है कि 15% से ज़्यादा नहीं होगा लोकसभा के से। और फिर उसके बाद 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके हिसाब से क्या है कि हमारे दल बदल का जो इंसान है वो कभी भी मंत्री नहीं बन सकता। ओके, फिर आ जाता है हमारा 2 में क्या है कि ये जो मंत्री परिषद के जो भी जितने भी लोग हैं संघ सरकार के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। और तीसरे में क्या है कि अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होंगे, और लोकसभा के उत्तरदायी होंगे वो लाइक कैसे? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है। और फिर 4 में है इनको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ कौन दिलाई जाएगी? गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। 5 में है कि अगर कोई इंसान मंत्री नहीं है और संसद में नहीं है और फिर भी उसको मंत्री बना दिया गया है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर उसकी पदवी ले सकता है। फिर 6 में है इनका वेतन भत्तों के बारे में। 75 फिर से करते हैं। 75 1 में है कि प्रधानमंत्री की हेल्प के लिए मंत्रिपरिषद को बनाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के कहने पे मंत्रिपरिषद बनेगी। दूसरा है कि क्योंकि ये राष्ट्रपति जी बनाएंगे तो फिर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगी। तीसरा है कि हमारे क्या हो जाएगा कि दूसरा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगी। तीसरा है राष्ट्रपति और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगी। और चौथा है हमारा कि ये इनको शपथ दिलाई जाएगी। 5वां है हमारा कि अगर नहीं 6 महीने तक ले सकते हो तुम, अगर तुम मंत्री नहीं हो तो ले सकते हो। ठीक है। और छठा है हमारा क्या कि इनके वेतन भत्ते। ओके, हम लोग आ जाते हैं 76 में महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी जो है वो संघ सरकार का एक वकील होता है जो कि पब्लिक इनका वकील होता है, और वो कुछ भी नहीं करता है। वो बस मतलब कि वो इनकी बैठकों में भाग ले सकता है, वो बस मत नहीं दे सकता है, वो दोनों बैठकों को सुन सकता है, वो अपने प्राइवेट केस लड़ सकता है लेकिन सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। ओके, क्या हो गया है हमारा 73 हो गया है। 73 संघ सरकार के बारे में। 74 किसके बारे में? 74 हमारे राष्ट्रपति की हेल्प के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी। 75 में हमारे बहुत सारे हैं। 75 का पहला हो जाएगा हमारा कि हमारे राष्ट्रपति जी क्या होंगे? एक हमारे राष्ट्रपति जी ऐसे एक प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वो सब लोग राष्ट्रपति के मतलब क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। फिर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। फिर राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएगा। फिर 6 महीने के अंदर वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब ये 6 महीने के अंदर सदस्यता ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? उनके वेतन भत्ते। फिर आ जाएगा 76 में हमारे हैं महान्यायवादी। ठीक है। अब देखो, अब 77 से चीज़ शुरू होती है। 77 में है हमारी मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद जो है ये दो अलग अलग शब्द हैं। देखो, मंत्रिपरिषद जो है वो बड़ी होती है, ये इसका नाम भी बड़ा है ना, तो ये मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, मंत्रिमंडल छोटा सा होता है। अब ये जो हम अभी तक मंत्रियों की बात कर रहे थे, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने? पहले होता है हमारा कैबिनेट मंत्री, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मंत्रिमंडल बोल रहे हैं, उसको होता है कैबिनेट। ठीक है। फिर उसके बाद उसके होते हैं राज्य मंत्री, फिर उसके बाद होते हैं अन्य मंत्री। देखो, इनके लिए एक स्पेशल मतलब इनको एक स्पेशल विभाग दिया हुआ होता है जो कि 30 हैं, फ़िलहाल 30 हैं। ठीक है। 72 अभी टोटल मंत्री हैं। ठीक है। फ़िलहाल अपने 30 कैबिनेट मंत्री हैं, और राज्य मंत्री जिनके पास जो इनकी मतलब हेल्प करते हैं, जिनको मतलब पूर्ण रूप से फ्री नहीं दिया हुआ होता है लेकिन ये इनकी हेल्प के लिए यहाँ छोटे मोटे दिए हुए होते हैं। तो इनके ये हैं हमारे कितने हैं? ये हमारे 5 हैं राज्य मंत्री, और ये हैं हमारे अन्य मंत्री जो हैं वो इन दोनों की हेल्प के लिए होते हैं, ये हैं 36।
खैर ये इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मंत्री कितने हैं अपने? 72 है, ये याद रखना है। और ये कितने होने हो सकते हैं? ये 15% हो सकते हैं लोकसभा के टोटल। लोकसभा में कितने लोग होते हैं वो सब कुछ हम लोग अगले में पढ़ेंगे। ओके, आगे मंत्रिमंडल का हो गया 77 में। फिर 78 में क्या हो जाएगा? 78 में हो जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के जो कर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति जो है वो सूचित करें, कर देगा। हो गया हमारा 73, 74 हो गया है हमारा। ओके, 75 हो गया है, इसमें बहुत सारे हैं। 76 हो गया है जिसमें महान्यायवादी है। 77 हो गया मंत्रिमंडल के बारे में। 78 हो गया प्रधानमंत्री किसको सूचित करेगा? राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अब आ जाता है हमारा मेन गेम संसद का। ओके, 79 में क्या है? संसद किससे मिलके बनती है? संसद मिलके बनती है हमारी राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलके क्या बनती है? हमारी संसद बनती है। अब 80 में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है, लेकिन होता है द्वितीय सदन है, लेकिन होता है ये उच्च सदन है। और इसको और क्या क्या बोल सकते हैं? इसको गुणीजनों का सदन बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। स्थायी सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारी राज्यसभा है ये कभी भी क्या नहीं होती है? खंडित या फिर भंग नहीं होती है। ओके, अब राज्यसभा में टोटल जो हैं वो हमारे मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स 250 हो सकते हैं। और उन 250 में से क्या हो जाते हैं? उन 250 में से 12 क्या होते हैं? 12 निर्वाचित होते हैं। फ़िलहाल हमारे 245 हैं, जिनमें से 233 जो हैं वो इलेक्टेड हैं और 12 जो हैं वो निर्वाचित हैं। ओके, समझ में आ गया? ये है हमारी राज्यसभा। फिर उसके बाद ये राज्यसभा जो है वो पहले नहीं थी, इसका नाम पहले काउंसिल ऑफ स्टेट था। फिर 1954 में इसका नाम क्या पड़ा? राज्यसभा पड़ गया। 1954 में ही पड़ा है ना। 1 मार्च 1952 को ये राज्यसभा बनी है। ओके, अब हमारे सबसे ज़्यादा राज्यसभा, अब हमारे राजस्थान में कितनी राज्यसभा है? राजस्थान के मेंबर्स कितने हैं राज्यसभा के लिए? 10 मेंबर्स है राजस्थान में राज्यसभा के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके हैं? हमारे यूपी के हैं। यूपी के कितने? 31 मेंबर्स हैं। ठीक है, और सबसे कम 8 राज्यों के हैं। सबसे कम 8 राज्य कौन कौन से हैं? सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं और एक हमारा गोवा है बेचारा, असम को छोड़ के सारे नॉर्थ ईस्ट वाले। ओके, और आगे समझ में। और फिर हमारे किन 3 टेरिटरीज़ के पास हैं हमारे? कौन सी? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। ओके, ठीक है। उम्मीदवार की वरीयता, जमा राशि इसमें 25,000 होती है। और राष्ट्रपति में जमा राशि कितनी होती है? राष्ट्रपति जी में हमारे जमा राशि होती है 15,000। इसमें कितनी होती है? 25,000। और इसमें जो ST SC होता है उनको 12.5 देनी पड़ती है। ओके, जमा राशि। और कोई भी इनके लिए आरक्षित सीट नहीं है। लोकसभा में आरक्षित सीटें हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। और इसमें खुला मतदान होता है, चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, लेकिन खुला मतदान तो होता है लेकिन चुनाव चिन्ह जो है वो नहीं मिलता है। और इसमें 10 MLA प्रस्तावक होने चाहिए, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होने चाहिए इसमें। ओके, चलो अब हमारे 81 में है हमारी लोकसभा। राज्यसभा हमारी हो गई है। अब हमारा रहता है लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या है? लोकसभा है निम्न सदन, लेकिन प्रथम सदन होता है लोकसभा। ओके, अब इसके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? टोटल की हो सकती थी पहले 552 हो सकती थी, और ये जो 2 थे नॉमिनेटेड थे, जो कि हमारे मोदी जी ने हटा दिए हैं। कब हटा दिए थे मोदी जी ने? 2019 में समाप्त कर दिया गया। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मोदी जी ने 2019 में ये जो 2 नॉमिनेट होते थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। राज्यसभा में टोटल कितने हो सकते थे? 250, और इसमें कितने हो सकते हैं? 550। ठीक है भाई साहब, लेकिन फ़िलहाल कितने हैं? फ़िलहाल है हमारे 543। 543 में से कितने हैं? 19 तो हमारे क्या हैं? 19 तो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ से हैं। ठीक है, और हमारे कितने हैं? 524 जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे स्टेट्स हैं। सबसे ज़्यादा इसमें भी यूपी से हैं, और हमारे राजस्थान में हैं ये टोटल 25। राजस्थान में 25 है, सबसे ज़्यादा यूपी से हैं। और यूपी से कितने हैं? यूपी से हैं हमारे 80। ओके, हाँ, समझ में आ गया। इसमें सारी की सारी यूटीज़ हैं, 19 यूटीज़ से 19 सीट हैं यूटी की। ठीक है, इसमें एक जो है, एक सीट कितने राज्यों में? एक सीट इसमें 3 राज्यों में, नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम। नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम। नागा सिक्किम मिज़ो। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें आरक्षण भी मिलता है। इसमें कितना आरक्षण मिलता है? जो हमारे SC के जो लोग हैं उनको 84, और
SC 84 और ST में 47। ओके, हो गया, बस यही था। अब हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 82। आर्टिकल नंबर 82 में हमारा परिसीमन आयोग है, जो कि हमारे चुनाव आयोग द्वारा गठन किया जाता है। ये परिसीमन आयोग क्या करता है, लोकसभा की सीटों का निर्धारण करता है। ओके, 79 में क्या होता है, 79 में ये बताया गया था कि क्या बताया गया था कि हमारी जो है वो कार्यपालिका मतलब संसद में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन लोकसभा, राज्यसभा और कौन राष्ट्रपति। फिर उस बाद हमारे 80 में राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा के बारे में, ठीक है। 82 में परिसीमन आयोग हो गया। अब हम आते हैं 83 और 84। 83 और 84 को एक साथ देख लेते हैं। 83 में क्या है, इनकी अवधि है। लोकसभा जो है वो 5 साल के बाद भंग हो जाती है और राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती। इसके ये 6 साल तक के लिए होती है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और ये कभी भी भंग नहीं होती है राज्यसभा, ठीक। अब हमारा आ जाता है 84। 84 में क्या है, 84 में है इनकी न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी है, लोकसभा में है हमारी न्यूनतम आयु 25 और राज्यसभा में हमारी न्यूनतम आयु 30। ओके, 25, 30 और इसमें क्या है 5 साल और 6 साल बस ये है। अब हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 85, 86 और 87। इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ये है राष्ट्रपति से रिलेटेड। देखो 85 में है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सत्र का आह्वान कर सकता है, सत्र को क्या कर सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है, मतलब आहूत और सत्रावसान कर सकता है, और लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि भंग बस लोकसभा ही होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, ठीक है। सत्रावसान, सत्र आहूत और लोकसभा भंग ये कर सकता है। और 86 में हमारे बताया गया है कि उसको क्या है, उसको संदेश देने का अधिकार है उसको, और उसको एक तो उसको संदेश भेजने का और उसको अभिभाषण करने का। 87 में उसका विशेष अभिभाषण होता है। कोई भी लोकसभा अगर चुन के आई है तो उसका पहला अभिभाषण, नई लोकसभा का पहला अभिभाषण, और सत्र के पहला तीनों सत्र में से जो पहला सत्र है उसका पहला अभिभाषण। जैसे कि तीनों सत्र में से पहला सत्र, सबसे पहले बजट सत्र होता है अपने फेब में, फिर उसके बाद मानसून, फिर उसके बाद विंटर, ठीक है। और जो बजट सत्र का जो पहला भाषण होता है उसको विशेष अभिभाषण बोलते हैं, जो कि राष्ट्रपति देता है। 85, 86, 87 हो गए। अब आता है 88। 88 में क्या है, जो मंत्री हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के अंडर जो कैबिनेट मंत्री जो काम करते हैं, वो किसी मंत्री और महान्यायवादी, ठीक है, वो किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, मतलब किसी भी सदन की बैठक में जाके बैठ सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। वो वोट बस उसी में कर सकते हैं जिसके वो सदस्य हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा, अब इनको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। देखो चलो पढ़ते हैं। 89, 90, 91 और 92, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 93, 94, 95 और 96। देखो सबसे पहले हमारे 89 में है हमारे किसके बारे में है, हमारे राज्यसभा के बारे में है। ये वाला पार्ट किसके बारे में, हमारा 89 वाला पार्ट हमें हमारा राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के सभापति के बारे में और उपसभापति के बारे में। फिर 90 है कि उपसभापति और सभापति को कैसे हट सकते हैं। फिर वो है कि उनको हटा, वो अगर हट गए हैं तो उनके जगह कौन काम करेगा। फिर उसके बाद है कि अगर उनको हटाने की प्रक्रिया लागू की गई है तो फिर वो पीठासीन अधिकारी हो गए, वो निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, वो वोट कर सकते हैं लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते। और सेम ये लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ओके, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 97 में है इन दोनों का, ये 97 में है इन दोनों के वेतन भत्ते। किसके वेतन भत्ते, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इसका तो सभापति कौन होता है, हमारा उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, समझ में आ गया। 98 में है कि इन दोनों के 2 अलग अलग सचिवालय होंगे, ठीक है, समझ में आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 100 कर लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 99 में क्या होता है, 99 में होता है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। फिर उसके बाद इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ दिलाएंगे हमारे राष्ट्रपति जी दिलवाएंगे इनको शपथ, इनके मेंबर्स को शपथ, हमारे संसद के मेंबर्स को शपथ हमारे राष्ट्रपति जी दिलवाएंगे। राष्ट्रपति जी के अंडर एक प्रोटेम स्पीकर वो लोग वो कर देंगे, राष्ट्रपति जी बना देंगे और वो प्रोटेम स्पीकर इन सबको शपथ दिलवाएगा। फिर 100 में क्या है, 100 में है हमारी गणपूर्ति। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, गणपूर्ति होनी चाहिए हमारी 1/10 गणपूर्ति होनी चाहिए। चलो अब हम लोग शुरू से देखते हैं, एक बार रिवीजन हो जाए। 100 तक हो गए हैं। हम लोग कहाँ से आए थे, हम लोग 5th आर्टिकल से आए थे और अब हम लोग 100th आर्टिकल पे पहुँच चुके हैं। ओह माय गॉड,
चलो, एक भी नहीं छोड़ा है बीच में। सबसे पहले है हमारा कौन सा, 43 में संघ सरकार हो जाएगी, 73 में संघ सरकार हो जाएगी, 74 में एक राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री होगा, उसकी मंत्रिपरिषद, 75 में प्रधानमंत्री की वो करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। फिर उसके बाद उसकी पसंद से किसकी, उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद कितनी हो सकती है, 15% हो सकती है। फिर उसके बाद जो हमारे दल बदल का नेता है वो कभी भी वो नहीं बन सकता। ये 52 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और वो है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। फिर 74 में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आ, 75 में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। पहला हमारे यही आ जाता है। फिर दूसरा हमारे ये आ जाता है कि ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, प्रसाद पर्यंत काम करेंगे तो फिर उसके लिए उत्तरदायी होंगे। फिर वो शपथ दिलवाएगा। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, ये लोग 6 महीने के अंदर अंदर अपनी सदस्यता ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, लास्ट चीज़ क्या करेंगे, उनके वेतन भत्ते। फिर 76 में हमारे क्या आ जाता है, 76 में आ जाता है, क्या आ जाता है 76 में हमारा महान्यायवादी आ जाता है। महान्यायवादी के बाद 77 में हमारे क्या आ जाता है, 70, ओ माय गॉड मैं कैसे भूल रही हूँ ये चीज़ें, वेट, 76 में हमारे महान्यायवादी आ जाता है। फिर 77 में हाँ हमारा मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल आ जाता है। 78 में क्या आ जाता है, 78 में हमारा ये आ जाता है कि पीएम के कर्तव्य होंगे। फिर 79 में क्या आ जाता है, हमारे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलके वो बनाएंगे, संसद बनाएंगे। फिर 80 में राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा के बारे में। फिर 82 में किसके बारे में आ जाता है, 82 में इन दोनों के जो हैं वो अवधि आ जाती है। फिर 83 में इन दोनों की योग्यता या शर्तें आ जाती हैं। फिर 83 में इन दोनों की योग्यता या शर्तें आ जाती हैं। फिर 84 में क्या आ जाता है, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 84 में ये हो गया। फिर 85, 86 और 86 और 87, 85 में क्या आ जाता है, 85 में आ जाता है कि हमारा जो राष्ट्रपति हो जाएगा वो सत्ता आउट कर सकता है, सत्ता अवसान कर सकता है, लोकसभा भंग कर सकता है। इसमें उसका संदेश और अभिभाषण, और 87 में उसका आ जाएगा विशेष अभिभाषण। फिर आ जाएगा हमारा 88 में क्या हो जाएगा कि मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट बस उसी में करेंगे जिसके कि वो सदस्य हैं। फिर 89 में हमारे आ जाएगा 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये हो जाएगा हमारा ओके। फिर उसके बाद 97 में इनके वेतन भत्ते। फिर 98 में क्या हो जाएगा इनका, 98 में क्या हो जाएगा, इनकी सचिवालय हो जाएगा। 99 में क्या हो जाएगा, 99 में इनकी शपथ हो जाएगी। और 100 में इनका क्या हो जाएगा, ऋण पूर्ति हो जाएगी 1/10 की। चलो अब हम लोग जल्दी से थोड़ा बहुत और कर लेते हैं, फिर उसके बाद बंद करेंगे। ये आई गेस 45 मिनट्स तक जाएगी बस, है ना, 37 मिनट्स की हो चुकी है अभी। चलो फिर 101 में ये है कि इनका स्थान रिक्त कैसे होगा, मतलब ये लोग कैसे हटाए जाएंगे। फिर 102 में है कि ये बताया गया है कि ये लोग किस हिसाब से इनका स्थान रिक्त हो सकता है, या तो वो नागरिकता त्याग दे, या वो पागल हो जाए, या फिर वो दल बदल कर ले, या फिर वो निर्धारित आयु प्राप्त नहीं कर पाए, या फिर वो 60 दिन तक एब्सेंट रहे बिना बताए, ठीक है, तो वो 102 के हिसाब से हट जाएगा। फिर 103 के हिसाब से ये है कि कौन हटाएगा। 101 में स्थान रिक्त होगा, 102 में कैसे होगा स्थान रिक्त, 103 में कौन करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर दल बदल की बात है तो वो लोकसभा अध्यक्ष देखेंगे दल बदल का, और अगर बाकी कोई भी बात है तो वो राष्ट्रपति किसके हिसाब से करेगा, चुनाव आयोग के हिसाब से कैंसिल कर देगा। फिर 104 में उनका कि अगर वो बिना शपथ के संसद में बैठे हैं तो उनका 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्या लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है 105 में है इनका विशेषाधिकार, इनको क्या क्या विशेषाधिकार मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 105 में क्या हो जाएगा इनका विशेषाधिकार। 106 में हो जाएगा सांसदों के वेतन भत्ते कि इनको क्या क्या रुपये मिलेंगे। फिर 105 में वैसे इनके विशेषाधिकार में क्या क्या है, इनके विशेषाधिकार में ये 40 दिन अगर सत्र चल रहा है तो उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनको कोई भी दीवानी मामले में जो है वो सज़ा नहीं होगी, और अगर कोई फौजदारी मामला है तो लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। ओके, 106 में वेतन भत्ते, 107 में, हाँ चलो अब हम लोग करते हैं एक साथ 107, 108 और 109।
और 110। देखो 107 में है हमारा सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक क्या होता है? सामान्य विधेयक को दो लोग ला सकते हैं, गैर सरकारी और सरकारी। सरकारी कौन होते हैं? सरकारी होते हैं मंत्रिपरिषद के लोग, गैर सरकारी होते हैं जो नॉर्मल एमएलए होते हैं वो, ठीक है। साधारण विधायक, और ये साधारण उस पर वो हो जाता है। फिर 108 होता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है तब 6 माह तक एक किसी भी चीज़ पर डिसीजन ना हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। पहली बार हमारे दहेज प्रथा पे बुलाया गया था 1961 में, 1978 में बुलाया गया था बैंकिंग विधेयक के रूप में, और 2002 में बुलाया गया था आतंकवाद निरोध के रूप में। 109 में आ जाता है हमारा धन विधेयक। धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है? धन विधेयक सिंपल सी बात ये होती है, सबसे पहले ये लोकसभा में ये उठता है, राज्यसभा में ये नहीं उठता, और फिर उसके बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के पहले से ही पूर्वानुमति से राष्ट्रपति कैसे वो कही जाती है, और अगर राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं, अगर राज्यसभा जो है 14 दिन के अंदर साइन नहीं करती है तो वो अपने आप पास हो जाता है, उसको ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि धन विधेयक में राज्यसभा की कम वो होती है। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि कोई भी विधेयक तब धन विधेयक बनता है जिसमें कि मतलब उसमें मतलब बजट के रूप में जो भी चीज़ होती है, मतलब कि रुपए की जो भी बात होती है वो धन विधेयक हो जाती है। फिर 111 में हमारे राष्ट्रपति जी की क्या हो जाएगी? वीटो पावर। 111 में क्या हो जाएगी? हमारे राष्ट्रपति जी की वीटो पावर हो जाएगी। वीटो पावर 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है सस्पेंसिव, एक होती है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो होती है जो कि मतलब कि जो पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, मतलब कि ये बस निजी विधेयकों में हो सकती है, सरकारी विधेयकों में जो है वो नहीं हो सकती है, ठीक है। निजी विधेयक में क्या हो सकती है कि ये पॉकेट वीटो पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, एब्सोल्युटली ख़त्म, ठीक है। और फिर उसके बाद सस्पेंसिव में क्या होती है? सस्पेंसिव में होता है कि ये पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, ठीक है। और पॉकेट वीटो क्या होता है कि अपने जेब में रख लिए, जब मन करेगा तब देंगे, नहीं मन करेगा नहीं देंगे, ठीक है। मतलब पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति की पूरी तरीके से चलती है। सस्पेंसिव वीटो में अगर वो सस्पेंसिव वीटो पहले एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा देते हैं, फिर उसके बाद वो वापस भी भेज सकते हैं, तो वापस भेज दिए तो फिर लागू करना पड़ता है। और एब्सोल्यूट में मतलब पूरी तरीके से मना करते हैं ना, ओके। फिर 112 में आ जाता है हमारा क्या आ जाता है? 112 में हमारा आ जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब कि बजट, ओके। 111 में पॉकेट वीटो और 112 में क्या आ जाता है? हमारा बजट आ जाता है। चलो अब हम लोग 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक करते हैं। 113 में हमारे अनुदान की मांग की राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है अनुदान की मांग की जा सकती है। 114 में है हमारा विनियोग विधेयक, जो कि मतलब कि संचित निधि से पैसे निकाल, मतलब कि अनुदान जो हमारे 113 में जो हमें अनुदान मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा? विनियोग विधेयक के हिसाब से मिलेगा। 115 में 3 चीज़ों के बारे में है, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में। 116 में लेखानुदान के बारे में है, वोट ऑफ क्रेडिट के बारे में है, और अवदान के बारे में, ओके। ये आई डोंट गैस कि आपको पूरी तरीके से याद करना चाहिए, पता नहीं, लेकिन शायद मैं करूं क्योंकि मैंने आज ही पढ़ा है तो मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ। 117 में है हमारा वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा धन विधेयक जो पूरी तरीके से धन विधेयक होता है। वित्तीय विधेयक 1 में क्या होता है कि ये आंशिक रूप से होता है जिसमें कि राज्यसभा संशोधन कर सकती है और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जबकि वित्तीय धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं मिल रहा है। तो वित्तीय विधेयक 2 कौन सा होता है? ये पूरी की पूरी सामान्य विधेयक की जैसा होता है। 118 में है हमारा प्रक्रिया के नियम। कौन बनाएगा? हमारे संसद जी बनाएंगे 118 में। 119 में संसद, मतलब हर एक चीज़ का जो लास्ट है वो संसद के बारे में ही है। 119 में संसद के वित्तीय नियम बना सकती है, ठीक है। 120 में भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई भी और भाषा है तो वो अध्यक्ष की अनुमति से ही बोली जा सकती है। और 121 में क्या है? 121 में हमारे चर्चा पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि मतलब संसद में ऐसे जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी, न्यायपालिका से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। और 122 में न्यायपालिका में संसद से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। देखो 122 में न्यायपालिका में संसद से रिलेटेड नहीं होगी, 121 में संसद में न्यायपालिका से रिलेटेड नहीं होगी, 120 में कोई भी भाषा का यूज़ कर सकते हैं, 119 में संसद वित्तीय नियम बना सकती है, 118 में प्रक्रिया के नियम बना सकती है संसद, 117 में वित्तीय विधेयक आ जाएगा, और फिर 116 और 115, 116 में भी 3 चीज़ें हैं, 115 में भी 3 चीज़ें हैं, फिर 114 में है हमारा विनियोग विधेयक जो कि किसको पास करता है, जो कि 113 वाले
अनुदान की मांग को पास करता है। 112 में है हमारा बजट और 111 में है हमारी वीटो पावर और 109 और 110 में धन विधेयक और 108 में है हमारा संयुक्त अधिवेशन, 107 में है हमारा साधारण विधेयक और 106 में है उनका संसद का वेतन भत्ते। अब हमारा लास्ट है, इसका एकदम ही लास्ट बचा है, 45 मिनट में फिक्स ख़त्म कर देंगे। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो कि 6 माह तक रहता है कि अगर कोई भी सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जी जो हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और सत्र शुरू होने के बाद उसकी आयु बस 6 सप्ताह रह सकती है। ठीक है, सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह रह सकती है और सदन का सत्र नहीं चल रहा है तब इसकी अधिकतम आयु 6 माह रह सकती है और सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह रह सकती है और राष्ट्रपति किसी भी समय इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो 123 में क्या है, अध्यादेश। 123 में अध्यादेश। 122 में क्या था, 122 में था न्यायालय संसद में इंटरफेयर नहीं करेगा। 121 में संसद न्यायालय में इंटरफेयर नहीं करेगी। बस चलो ठीक है, स्टे ट्यून फॉर मोर। ओके बाय। अब हम लोग अगले में, अब हमारा बस 2 टॉपिक बचे हैं। कौन कौन से, सॉरी 3 टॉपिक बचे हैं। कौन से, एक तो सर्वोच्च न्यायालय बचा है, एक निर्वाचन आयोग बचा है और भारत का संवैधानिक विकास बचा है। बस हमारे ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो अभी बचे हैं और इन तीनों की भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। और हमारी देखो आप लोग, और हमारी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमारी पूरी इंडियन पॉलिटी हमने रिवीजन कर लिया। और ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रही हूँ, ये पार्ट 2 था जिससे कि मैं खुद अपना रिवीजन कर पाऊँ। और मैं इसलिए यूट्यूब पे डाल रही हूँ कि मतलब मेरे फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं है और अगर इससे किसी और को भी हेल्प मिल रही हो तो उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग देख लेना। और हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का ऐसे ही बनाएंगे। हमने इंडियन पॉलिटी से शुरू किया है। स्टे ट्यून फॉर मोर। बाय।